हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटे चैप्टर नंबर 5 कक्षा 12 का जो 5वां चैप्टर है आपका, है ना, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज आज डिस्कस करेंगे। और इस लास्ट प्रश्नावली में, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ही अच्छे टॉपिक हैं और बहुत समझने वाले टॉपिक हैं। एक रोले का प्रमेय है, एक मध्यमान प्रमेय है, रोलेज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। इन थ्योरम्स को आज हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। 2 एग्जाम्पल्स हैं आपकी इस एनसीईआरटी बुक में, जो कि हम इंट्रोडक्शन में कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा, और पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है 5.8 जब हम सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे कि आप इन 2 प्रमेयों पे ही 6 क्वेश्चन है, 3-3 क्वेश्चन दोनों प्रमेयों पे आपके पास में मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे सवाल करने, क्या करना, वो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले हमें थ्योरम को बहुत डीपली समझना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखें, कोई ऐसी चीज नहीं है इस थ्योरम के अंदर कि जो नहीं हो। बिल्कुल पिछली बातों से ही हमने कुछ बातें निकाली हैं, है ना, उन बातों को ही हमें पढ़ना है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रोले का प्रमेय, जिसका मैं एनसीईआरटी स्टेटमेंट, यानी कि जो एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिखी है, एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज बनाई है, वो मैं पहले से लिख चुका हूं। आपके सामने लिखी हुई दिख रही होगी आपको। ठीक है ना, ऑलरेडी बेटा मैं कैमरा एक बार चेक कर लूं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ ठीक है सब, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख दी है। और अभी आप इसको पढ़ेंगे तो आप बड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इस भाषा को मैं तोड़ूंगा, डिकोड करूंगा, मतलब अपनी भाषा में हम इसको लिखेंगे, है ना। और जब किसी चीज को हम अपनी भाषा में लिखते हैं तो मुझे लगता है कि वो अच्छे से समझ में आती है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और इससे फिर इसके अंदर है क्या खास बात, उसको मैं इधर की तरफ साइड में लिखता चलूंगा, और फिर उसको आपका उसका मीनिंग समझाऊंगा। और फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्पल दिया है, उसको मैं करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए उसने क्या कहा है, रोलेज थ्योरम, है ना, रोले का प्रमेय। वो कह रहा है कि माना कि एफ एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल, ये इंटरवल कौन सा होता था बेटा, हमने ये बहुत डिटेल से पढ़ा है। ये इंटरवल क्लोज इंटरवल होता था, है ना। इसका मतलब आपको पता है ना, ये क्लोज और ओपन इंटरवल का ब्रैकेट ये होता था, ओपन इंटरवल का ब्रैकेट ये होता था। थोड़ा समझ ले, इसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहते थे। क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, शायद हमने चैप्टर नंबर 2 में हमने बात करी है इंटरवल, है ना, इंटरवल। ठीक है बेटा, और हिंदी में इसको लिखा है एनसीईआरटी वालों ने, और उसको याद भी रख लो आप। क्लोज इंटरवल को हम लोग संवृत, क्या कहते हैं बेटे, संवृत अंतराल कहते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, कहीं भी आपको लिखाई देगा संवृत, इसका मतलब क्लोज इंटरवल की बात हो रही है। और ये होता है ओपन इंटरवल, ये होता है ओपन इंटरवल, अंग्रेजी में इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक है ना, आपके पास में इंटरवल कहते हैं। ठीक है, इंटरवल कहते हैं। और हिंदी में इसका नाम लिखा है विवृत। क्या लिखा है बेटे? विवृत अंतराल। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना मेरे बेटे कि विवृत का मतलब क्या है। तो सीधी सी बात, तो ओपन इंटरवल से इसका संबंध है, और संवृत अंतराल का मतलब क्लोज इंटरवल से। और मुझे उम्मीद पूरी है, क्योंकि आपने इंटरवल में पहले पढ़ा चुका हूं, तो आप लोगों को इंटरवल की जानकारी अच्छे से रही होगी। ठीक है नहीं, इंटरवल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी वैल्यू हम लेंगे इस इंटरवल में से, क्लोज का, मैं चलो एक बार छोटी सी बात में बता दूं, फिर मैं इसको समझाने में मुझे थोड़ी आसानी रहेगी। एक बार इसके बारे में बात बता देता हूं कि ओपन यानी के, सॉरी, क्लोज यानी के विवृत अंतराल जो है, सॉरी, संवृत अंतराल जो है, वो क्या होता है। अगर हम इसमें से कोई मान ले, ए बी का मतलब है, हम ऐसा लेते हैं जैसे क्लोज इंटरवल 2 and 5 है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं इसमें से x का मान लेता हूं, इस अंतराल में से x का मान लेता हूं, तो यानी इसका मतलब ये है कि जो x का मान होगा वो 2 से बड़ा या बराबर होगा और 5 से छोटा या बराबर होगा। ये मतलब होता है, मतलब ये है कि जब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो ये जो मान है, ये वाले जो मान है, ये भी x के मान हो सकते हैं। यानी कि x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 5 भी हो सकता है। ये क्लोज इंटरवल की खास बात होती है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हमने बहुत डिटेल से बताया है, मैं थोड़ा थोड़ा सा बता के चल रहा हूं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत हम आगे इसको बहुत डिटेल से बताएंगे, तो इंटरवल का थोड़ा
फायदा लगेगा वहां। अब ये तो कहानी इसकी बताई मैंने। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि अगर हम x कोई भी मान लेता है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, इसी को लेते हैं कि 2,5 से, तो ये क्लियर है कि x का मान 2 के और 5 के बीच का तो होगा। 2 के और 5 के बीच में से तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कभी भी x की वैल्यू ना तो 2 ले सकते हैं ना x की वैल्यू 5 ले सकते हैं। तो ये दोनों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 2 नहीं आएगी, 3, 4 आ सकती है ना, अगर हम लोग वास्तविक संख्या की बात करें। वैसे तो बहुत सारे मान होंगे, 2 और 5 के बीच में दशमलव वाली बहुत संख्याएं होंगी, तो x का मान कुछ भी हो सकता है, वो 2 के बीच का हो सकता है, 2 और 5 के बीच में से लिया जाएगा, ना तो 2 लिया जाएगा ना फिर 5 लिया जाएगा। ये खास बात होती है आपके विवृत यानी कि खुले अंतराल की, ओपन इंटरवल की, और बंद अंतराल इनके संवृत अंतराल में हम लोग ये वैल्यूज भी ले लेते हैं। तो मुझे लगता है ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो इसका मतलब आपका वो चीजें बहुत कमजोर हैं। तो आपको चाहिए कि जब मैंने पढ़ाया था, कहीं को मैंने याद नहीं है मुझे कौन से चैप्टर में, ये बेटा हमने पढ़ा था उपसमुच्चय, जब, हाँ पहला ही ना, ये क्लास 11th में हमने पढ़ाया है। किस में पढ़ाया है? क्लास 11th में हमने पढ़ाया है। और क्लास 11th में जो पहला ही चैप्टर है समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय है ना, सेट का जो चैप्टर है, उसमें जब हमने उप समुच्चय का टॉपिक पढ़ाया है, तो मेरे चैनल पे सारे लेक्चर्स उपलब्ध हैं। तो अगर उप समुच्चय वाला आप लेक्चर देखोगे पहले चैप्टर का, तो आपको वो इंटरवल का खेल समझ में आ जाएगा। तो लेकिन चलिए, इतनी बात भी अगर समझ में आ गई तब भी आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें, मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारा काम इसमें करना है। तो उसने क्या कहा है, ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखना है, छोटी छोटी बातें अब हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। ध्यान से क्या देखना है कि हमें कहा गया एक फंक्शन है, ध्यान से देखो, एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी से लेके रियल नंबर के अंदर है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब है कि x का ये जो क्या है, ये क्या है, इस फलन का डोमेन है। बेसिकली क्या है, इस फलन का डोमेन है। यानी कि जो fx में जो x का मान आएगा वो कहीं ना कहीं इस इंटरवल से आएगा। और जब ये क्लोज इंटरवल है तो x का वैल्यू a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगी वो रियल नंबर आएगी, ये इसका कोडोमेन है, सह प्रांत है। यानी कि आपके पास में जो भी वैल्यू आएगी, फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी आपके पास में, है ना, सॉल्व करके, वो आपकी एक रियल नंबर होगी। तो हमने एक बात बताई थी आपको, याद करो, एक फलन होता था वास्तविक मान फलन। वो फलन क्या होता था, कोई बड़ी बात नहीं है, कि ऐसे फलन जिनका मान है ना, जिसमें x का मान रखने के बाद हमेशा जो आउटपुट मिलता है, जो मिलती है वैल्यू, वो हमें अगर रियल नंबर मिलती है ना, वास्तविक संख्या मिलती है, तो हम उसको वास्तविक मान फलन कहते हैं। तो हम लोग एक बात कह सकते हैं, मैं यहां पर इसको डिकोड करूंगा इस तरफ, यहां पर, क्योंकि यहां मैं फिर उसके आधार पर मैं क्वेश्चन कर लूंगा। तो इस लाइन को हम इतनी सी लाइन को सिर्फ इतनी सी लाइन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं कि fx अंतराल, ठीक है ना, fx ये कौन सा अंतराल है, क्लोज है, यानी कि संवृत अंतराल। कौन सा अंतराल, संवृत अंतराल, ठीक है नहीं। fx कैसा फलन है, इसको लिखना पड़ेगा हमें, ये वास्तविक मान फलन है, ठीक है ना, कि एक वास्तविक मान रियल वैल्यूड फंक्शन मान फलन fx, ठीक है ना, fx विवृत संवृत, कौन सा अंतराल है ये वाला, किस पे डिफाइन है, ये किस पे परिभाषित है, संवृत पे, यानी कि क्लोज इंटरवल पे, है ना। संवृत अंतराल ए बी पर इस प्रकार परिभाषित है कि देखो मैंने क्या लिखा, इसको देख लिया कि ये वास्तविक मान फलन है जो कहां पर परिभाषित है,
अंतराल ए बी पर परिभाषित है। मैं इसको डिकोड कर रहा हूं, इस भाषा को अपनी भाषा में लिख रहा हूं। जब ये आपको सारे पॉइंट में बता दूंगा तो सवाल में कुछ न दम है, कोई दम सवाल के अंदर है ही नहीं बेटा। जब आप ये पॉइंट में लिख दूंगा तो सवाल आपके सामने दौड़ पड़ेगा। सिर्फ इसको समझने पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो हमने कहा है, यहां तक बात होगी कि कोई फलन एक वास्तविक मान फलन है। वास्तविक मान फलन क्यों है? क्योंकि रिजल्ट जो है रियल नंबर मिल रहा है। एक इस ए बी अंतराल पर इस प्रकार परिभाषित है। नंबर एक बात यहां से देखेंगे आप, यहां से देखेंगे, यहां से ये वाली बात यहां तक की, संवृत अंतराल ए बी में सतत है। इसका मतलब एफ एक्स जो है, मैं हर बार संवृत ना लिखूं तो चल जाएगा ना, क्योंकि आपको नोटेशन पता है ना, ये तो आपको पता है इंटरवल ए बी, और नोटेशन आपको पता है। ये तो ये जो ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट हमेशा क्लोज इंटरवल को यानी कि संवृत अंतराल को प्रदर्शित करता है। तो एफ एक्स जो है संवृत अंतराल ए बी में क्या है बेटा? सतत है। ये बात उसने कहा संतत है, संतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, संतत है। एक बात तो ये कही, एक बात निकल के ये कही। उसके बाद में दूसरी बात तथा के बाद पढ़ेंगे, यहां से तथा के बाद पढ़ेंगे कि विवृत अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल ए बी में, तो दूसरी बात ये है विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स जो है वो इस ओपन इंटरवल, ये ओपन ही है, नोटेशन से क्लियर हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, ओपन है। तो ये दिख ही रहा है कि ओपन इंटरवल है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट लगता है छोटे वाला, ये ओपन के लिए लगता है। तो ओपन इंटरवल ए बी में ये अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है ना, अवकलनीय है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या है बेटा? ये अवकलनीय है। दो बात हो गई, यहां तक का हमने डेफिनेशन को क्लियर कर लिया, ठीक है नहीं? साथ ही और एक बात और लिखी इसने, तीसरी बात लिखी कि एफ ऑफ ए, अगर मान निकाल लें हम एफ ऑफ ए का, वो बराबर है एफ ऑफ बी के। देख लो, एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के, और जहां पर ए बी कोई भी रियल नंबर है, वो तो बात सही है, वास्तविक मान फलन तो ए बी हमारे पास में रियल नंबर है, वो हमने कर लिया कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है। तब ये थ्योरम क्या कहती है? तब वो कहता है कि हमें विवृत अंतराल ए बी में, है ना, ठीक है ना, वे ए बी में किसी ऐसे सी का अस्तित्व है। मतलब हमें एक ऐसा सी मिलेगा, एक ऐसा एक्स की वैल्यू इस अंतराल किस अंतराल में? देखो किस अंतराल में? विवृत अंतराल यानी कि ए बी के अंदर हमें एक सी मिलेगा, कहीं से एक वैल्यू सी मिलेगा, कहीं ना कहीं एक सी मिलेगा। और उस सी के लिए क्या खास बात होगी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू आपका जीरो होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू आपका जीरो होगा। ये समझ में नहीं आया एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो क्या है? एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास में तब ए बी में यानी कि ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है ना, ए बी में कम से कम, मतलब बहुत और भी मिल सकते हैं, कम से कम एक सी, है ना, सी ऐसा है कि एफ डैश सी जो होगा वो जीरो होगा। तो ये बात कही है। अभी आपको 1% भी समझ में नहीं आया होगा, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं और मेरे को अच्छे से पता है कौन सी चीज़ आसानी से समझ में आती है और कौन सी चीज़ बड़ी दिक्कत से समझ में आती है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा बेटा अभी इसमें, मैं भी गर्मी में थोड़ा सा परेशान हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा इसके अंदर, मैंने सिर्फ अब तक कुछ समझाया ही नहीं है, मैंने इस थ्योरम को समझाया ही नहीं है। मैंने तो जो उसकी बात थी एनसीईआरटी जो लैंग्वेज थी, उस एनसीईआरटी लैंग्वेज को पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसने कहा है कि एक वास्तविक मान फलन एफ एक्स जो कि इंटरवल ए बी पर परिभाषित है, और अगर हमें ये 3 पॉइंट मिलते हैं, कि फलन इस अंतराल इस क्लोज इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए, और ये फलन इस ओपन इंटरवल में, भाई इंटरवल सेम है, सिर्फ नोटेशन बदल दी, यहां पर ये ओपन हो गया, ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो जाए। अभी मैं बताऊंगा आपको कि यहां पे क्लोज क्यों लगा, यहां पे ओपन क्यों लगा, इनका सबका कारण है, टेंशन ना लो। पहली बात कि एफ एक्स ए बी में सतत हो जाए, दूसरी बात कि एफ एक्स ए बी में अवकलनीय हो जाए, और तीसरी बात कि एफ ऑफ ए का मान एफ ऑफ बी के हो जाए। तो हमें इस इंटरवल में एक सी मिलेगा, वो सी क्या होगा?
अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो संख्याओं में करेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक सी मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी का मान 0 हो जाएगा, एफ डैश सी का मान 0 हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओगे, अगर हम एफ एक्स ले रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि dy बाई डी एक्स का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या पढ़ते थे जब मैंने आपको अवकलन पढ़ाया था, जब मैंने आपको अवकलन की थोड़ी बारीकियां बताई थी मेरे बेटे, तो मैंने आपको dy बाई डी एक्स का सही मीनिंग मतलब ज्यामितीय मीनिंग क्या बताया था कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी हमारा एक फलन हो और इस फलन का अगर ग्राफ इस तरीके से बन जाए, है ना, तो dy बाई डी एक्स जो है स्पर्श रेखा के ढाल यानी कि प्रवणता भी कह सकते हैं, प्रवणता को दर्शाता है। ये बात मैंने कही थी, दर्शाता है, कही थी ना। तो dy बाई डी एक्स को आप एक बात और कर सकते हो कि इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स जो है आपके पास में वो स्पर्श रेखा का ढाल है। एक्स स्पर्श रेखा क्या है, ढाल है। अगर मैं यहां एक्स की जगह सी भर दूंगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, बिंदु सी पर स्पर्श रेखा का ढाल हो जाएगा, बिंदु सी पर स्पर्श रेखा का ढाल हो जाएगा, है ना। तो ये ढाल भी हमने समझाया था आपके, कोई रेखा, ढाल क्या होता है, कोई रेखा एक्स अक्ष से कितना एंगल बनाता है, उसके टेंजेंट के मान को, यानी कि m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। क्लास 10th में रेखा वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए अभी इसको डिटेल से देखेंगे। अभी तो सिर्फ जितनी मैंने बात समझाई है, मैंने अभी कोशिश करी है कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाए। एफ डैश सी का मीनिंग क्या है, एफ डैश सी का मतलब ये है कि बिंदु सी पर, इसको समझ लें, बिंदु सी पर, मैं यहां लिख भी देता हूं, सी पर, ठीक है ना, सी पर स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब तो ये है, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको, इन पॉइंट्स को पहले थोड़ा सा समझ लें विद ग्राफिकल फॉर्म, है ना, ग्राफ के जरिए, कि थोड़ा सा हम लोगों को हिला ना सके कभी हमें, अभी हम इसको याद करते फिरें, याद नहीं, थोड़ा सा आपको डीपली चीजें देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इतनी डीपली नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। उसने क्या कहा, देखो मैं इसको थोड़ा यहां से क्लियर करता हूं, इसका मैं स्पष्टीकरण करता हूं। एक मैं ग्राफ ले लेता हूं यहां पे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो उसने कहा है कि कोई फलन है एफ एक्स, ठीक है, ओके, एफ एक्स कोई फलन है जो कि ए बी में तो कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग दो ए बी अंतराल बना लेते हैं। सपोज कर लो ये तो मूल बिंदु हो गया, यहां पर कहीं पर ए पॉइंट है और यहां पर कहीं पर मेरे बेटे बी पॉइंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो है, इस बीच में, इस अंतराल में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, है ना। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ के अंदर एक खास बात हो रहा है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है। तो कहने की बात, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम ये कहें कि ग्राफ कुछ ऐसा बना लो, ऐसा करके, ठीक है। यहां पर जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैं ए कह लेता हूं, इस पॉइंट को मैं बी कह लेता हूं, ठीक है ना, बी कह लेता हूं। अगर आप देखोगे यहां पर जो वैल्यू बनेगी, ये वाली वैल्यू बनेगी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ये जो मान बनेगा ये तो एफ ऑफ ए बनेगा ना। आप मेरी बात सुनो ना, ये एक्स इज इक्वल टू ए है, तो ये जो वैल्यू बनेगी, आप इसके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, ए कोमा एफ ऑफ ए, है ना, ए कोमा एफ ऑफ ए, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए कोमा एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए, यहां पर भी आप देखोगे कि ये जो बी है तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे बी कोमा एफ ऑफ बी। चूंकि उसने कहा है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहां पे, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो सीधी बात है, यहां पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी बन जाएगा, ये वाला। ये देख लो ना, ये दोनों बराबर है, ये मान बराबर है ना, एक्स एक्स से इनकी दूरी सेम है दोनों की। तो अब सुनो, उसने कहा है
कि एफ एक्स ए बी में तो सतत हो, मतलब यहां से लेके यहां क्लोज इंटरवल यहां से यहां तक का कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब मुझे कहीं भी चौक उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, कॉन्टिन्यूअस हो। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात ये है कि जो फलन है वो ओपन इंटरवल, मतलब ये ओपन इंटरवल का मतलब है ए और बी को छोड़ करके बाकी जगह। आपको सीधी सी बात पता है कि कोई भी फलन होता है वो अपने एंड पॉइंट पे अवकलनीय होता ही नहीं है। हम यहां पर उसको अवकलनीय दिखा ही नहीं सकते। अवकलनीय का होने का मतलब क्या होता है कि हम लोग जहां पर भी ये फलन के अगर मान के चलो इस पॉइंट पे अवकलनीय है, इसका मतलब अगर ये अवकलनीय है तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है मेरे भाई कि यहां पर एक स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। अगर फलन अवकलनीय है तो उसका मतलब वहां पर हम लोग उस पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हमने पहले भी जब अवकलनीयता पढ़ाई थी सबसे शुरू में नोट लिखवाया था कि कोई भी ग्राफ का एंड पॉइंट हम जब देखते हैं तो यहां पर अवकलनीय नहीं होता है। तो इसीलिए उसने कहा है भैया ए बी को छोड़ दो। ए बी को छोड़ने का मतलब ओपन इंटरवल ले लो, ओपन इंटरवल में ये अवकलनीय हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वो हमने कर दिया है। तब वो कहता है कि इस ए से बी तक के बीच में, इस बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु हमें सी ऐसा मिलता है जहां पर एफ डैश सी का मान 0 होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, एफ डैश सी का मान 0 का मतलब क्या है। एफ डैश सी का मान 0 का मतलब सी पर स्पर्श रेखा की परिणमता 0, यानी कि आप पता m का मान 0 और आपको पता होता है कि m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा का, यानी कि टेन थीटा का मान 0, यानी कि थीटा का मान 0। और थीटा क्या होता है, थीटा एक्स अक्ष के साथ में बनना एंगल है। इसका मतलब यह है कि जब 0 एंगल बनेगा तो एक्स अक्ष के समांतर कोई लाइन जाएगी, वो यही कह रहा है, वो यही कह रहा है मेरे भाई कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक सी कहीं ना कहीं, ज्यादा सी भी मिल सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा ज्यादा सी मिल सकते हैं, तो कम से कम ए पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जिस पर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वो हमेशा एक्स अक्ष के समांतर आ जाएगी, ऐसा हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको ये सब चीज, ठीक है ना, क्लियर है। तो बस यही हमें क्वेश्चंस में दिखाना है। देखो आप कहोगे 2 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं क्या, हाँ 2 मिल सकते हैं। देखो अगर ग्राफ सपोज कर लो इस तरीके से है, यहां पर हमारा ए है, यहां पर हमारा बी है, ठीक है ना, तो हमें 2 जगह ऐसा पॉइंट मिल सकता है जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। यहां पे भी मिल सकता है, यहां पे भी मिल सकता है। देख लो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है ही है, क्योंकि दोनों एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है ही है हमारे पास में, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो 2 भी पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो उसने ये बात कही है कि अगर किसी फलन के लिए, किसी वास्तविक फलन के लिए 3 बात सेटिस्फाई होती हैं तो हमें एक सी मिल जाता है, एक हमें सी मिल जाता है, कहां से, ए बी में से। ये जो सी आता है, ये सी कहां से आता है बेटा, ओपन इंटरवल ए बी में से आता है। तो हमें क्वेश्चंस के अंदर यही दिखाना है कि ओपन इंटरवल ए बी के अंदर हमें एक सी मिलना है। अभी आपको क्या पता कितना समझ में आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रही है, ठीक है, आपको समझाने की। तो बेटा अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसको जरा फटाफट, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसको नोट कर लें एक बार, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लें। चलिए बेटा, अब तक मैंने जितनी भी फालतू की बकवास आपके सामने करी है, ठीक है ना, कितने प्रतिशत आपको समझ में आई है इसका कुछ पता नहीं है मुझे, लेकिन इतना जरूर पता है कि अब मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूं आपके सामने, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 42, और उस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको रोले की प्रमेय को ही सिद्ध करना है, ठीक है ना। और कहूं तो एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे इन पॉइंट्स के आधार पर करेंगे जो मैंने पहले ही लिख लिए हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो उसने कहा है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है, मैं हल कर रहा हूं इसको। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं तो मैंने एफ एक्स डायरेक्ट कह दिया। एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और उसने कहा है के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित करो जब a इज इक्वल टू तो हो -2 और b इज इक्वल टू हो 2, a इज इक्वल टू हो -2 और b इज इक्वल टू हो 2। कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये बात तो हो ही गई है कि हमें एक फंक्शन डिफाइन करके उसने दे दिया ये वाला, ठीक है ना, फलन
तो ये जो है हमें इसको लिखेंगे, एक वास्तविक फलन तो लिखने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, किस अंतराल में है, ए बी में, तो -2, 2 में यहां केवल लिखना है परिभाषित है, में परिभाषित है। बात समझ में आ रही है? मैंने ऊपर वाली लाइन को लिख लिया, ये वाला पोर्शन आ गया, हमने दिखा दिया कि जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब एक वास्तविक मान फलन, मतलब इस लाइन पूरी लाइन की जगह हमने केवल कितना इस्तेमाल किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो कि साफ साफ दिख रहा है एक वास्तविक मान फलन है। एक्स का कुछ भी वैल्यू दोगे आप इस इंटरवल में से तो हमें एक वास्तविक मान ही मिलेगा, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब उसके बाद में पहली कंडीशन चेक करते हैं, रोलिंग पर में प्रूव करनी है ना, तो 1 बाय 1 ये कंडीशन चेक करेंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। सबसे पहले आप देखो जो एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या ये इस अंतराल के अंदर, इस अंतराल के अंदर, ठीक है ना, ए बी के अंदर कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। ये तो एक बहुपदीय फलन है ना, कैसा फलन है, बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन की खास बात है, मैंने नोट लिखवाया था जब हमने आपको पहली एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन 3 पार्ट्स में कराया था, तो वहां नोट लिखवाया था कि बहुपदीय फलन कॉन्टिन्यूअस होते हैं एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए, तो इसके लिए भी कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो कि बहुपदीय फलन है ना, आप -2 एंड 2 में सतत है, क्या है, संतत है। इसका मतलब पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, रोले की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बेटा। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमें ये देखना है, हमें देखना है, क्योंकि ये बहुपदीय फलन तो है ही है, बहुपदीय फलन तो ये है ही है, बिल्कुल ठीक है ना, बहुपदीय फलन तो ये है ही है। इस ओपन इंटरवल के अंदर में क्या ये अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है? उसको देखने का तरीका ये है, पहले तो देखते थे हम लोग वो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से देखते थे, लेकिन चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपने अवकलन सीख लिया है। आप एक काम कर लो, इस एफ एक्स को साइड में बुला लो बेचारे को, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और उसको डिफरेंशिएट कर लो, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, अपने आप पर चल जाएगा अवकलन, अपने आप पर चल जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, 2x होता है और उसका 0। अब आप एक काम करो, अब आप एक काम करो, इस अंतराल में से कोई भी एक मान उठा लो, कोई भी, जैसे मैंने ले लिया इस अंतराल में से कोई भी एक मान मैंने ले लिया, सपोज कर लो कि ये -2 यहाँ पे है, -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, इसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो लेकिन हमें तो कौन सी वैल्यूज लेनी है, ये ना तो ये लेनी है ना ये लेनी है, इनके बीच की कोई वैल्यू लेनी है। तो सपोज कर लो 1 पे चेक कर लो ना, 1 पे चेक कर लो, कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, बिल्कुल मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पर एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो कहेंगे हाँ भाई अवकलनीय है जी, क्या है, अवकलनीय है। कुछ भी रख के देख लो, 0 रख के देख लो, तो 0 रख के 0 आ जाए, 0 भी एक फाइनाइट वैल्यू, तब भी अवकलनीय है। आप 0.5 रख के देख लो, 2 × 0.5 = 1, है ना आपके पास में, तब भी अवकलनीय है। कुछ भी वैल्यू रखोगे तो अवकलनीय हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतना करके अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने मन को समझाने के लिए ये काम आप रफ कॉपी में कर सकते हो, और यहां डायरेक्ट लिख दोगे उठा करके, यहां आप डायरेक्ट लिख दोगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बहुपदीय फलन ओपन इंटरवल 2 - 2 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है मेरे बेटे। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। तीसरी कंडीशन चेक करने के लिए सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालो। एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ -2, क्योंकि ए का मान कितना -2 है। तो जब इसमें -2 भरेंगे तो -2 का होल स्क्वायर एंड +2 इज इक्वल टू 4 + 2 यानी कि 6 आ जाएगा। और एफ ऑफ बी निकाला जाए तो यानी कि एफ ऑफ 2, क्योंकि बी का मान आपका कितना है, 2 है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर +2 इज इक्वल टू 4 + 2। भाई देखो थर्ड कंडीशन भी रोले थ्योरम की प्रूफ हो गई, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब रोले थ्योरम एप्लीकेबल है इस पर, है ना। तो यहां पर लिखेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो रोले भाई साहब क्या कहते हैं, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हमें इस इंटरवल में से, है ना, तब हमें कौन से इंटरवल में से, ओपन इंटरवल में से, तब हमें ओपन इंटरवल 2 - 2 से एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर सी
जहां पर एफ डैश सी का वैल्यू 0 होगा, यानी कि बिंदु सी पर स्पर्श रेखा का ढाल 0 होगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो स्पर्श रेखा होगी वो एक्स अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा, इसका मतलब ये हो सकता है कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। बेटे जिन्होंने बहुत ढंग से 11th का पढ़ा था ना, तो उनको तो मजा आ रहा होगा इन चीजों को देखने में, क्योंकि वहां पे एक चैप्टर था सरल रेखा करके, और सरल रेखा में ढाल वाल सब हमने, स्पर्श रेखा का ढाल ये सब पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनो। तब अब हम सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सी। तब सी निकालने के लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए क्या करोगे आप? पहले आप क्या निकालोगे? एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स का मतलब है इसका अवकलन कर लोगे। एफ डैश एक्स जब इसका अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा। भाई देख लो ना, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल 2x, इसका हो गया 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई एफ डैश सी कितना आ जाएगा? 2c आ जाएगा। एफ डैश सी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 2c आ जाएगा। और रोले की थ्योरम से, किसकी थ्योरम से? रोले की प्रमेय से, क्योंकि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो एफ डैश सी जो है बेटा वो 0 के इक्वल होता है, यानी कि 2c इज इक्वल टू 0, और c का मान जो है आपको मिलेगा 0। और आप ध्यान से देखो कि जो 0 होता है वो 100% इस -2 और 2 के बीच में से ही आएगा। देख लो ना भाई, ये -2 ले लिया, यहां पे -1, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2, चेक कर लो ना, 2 इस 0 इसी में से नहीं आ रहा क्या? या नहीं आ रहा? 0 इसमें से ही आ रहा। इसका मतलब हम लोगों को ये चीज रोले की थ्योरम सत्यापित हो गई। तो आप लिखेंगे यहां पर, अतः इतना लिखने के बाद में, इस बात को मैं ऊपर लिखता हूं, जरा इस बात को मैं ऊपर लिखता हूं। यहां से आप लोग देखेंगे बेटा, यहां पर इसका मतलब 0 जो है वो -2 और 2 के बीच से आ गया। इसका मतलब आप दिखा भी सकते हो -2, -1 एंड 0, फिर 1 एंड 2 ऐसे करके। तो आप लिखेंगे अतः रोले की थ्योरम सत्यापित हुई। रोले की प्रमेय सत्यापित हुई। तो बेटा बहुत आसान है किसी भी रोले की थ्योरम को सत्यापित करना। आपको ये 3 पॉइंट वेरीफाई करने के बाद सी का मान निकाल के दिखाना। 3 पॉइंट वेरीफाई करने के बाद सी का मान निकालना है, ये बात ध्यान रखना है। 4 बातें हैं सिर्फ कि 3 पॉइंट सेटिस्फाई कराओ और सी का मान निकाल लो, तो आप लोग रोले की थ्योरम को वेरीफाई कर दोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और इस पर एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन है, शुरुआत के 3 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। चाहो तो अभी जा करके आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर तेजी से पढ़ाया गया तो आपके पास विकल्प है, आसानी से आप स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हो, उसमें यूट्यूब में पूरा विकल्प आता है। और अगर मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं तो स्पीड फास्ट कर लो, वो आपके अपनी अपनी पर्सनल बात हो, जैसा आपको फील होता हो ऐसे हिसाब से कर लेना। तो ये सब जो मटेरियल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा नोट करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, सीधा सीधा इसको वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगली थ्योरम जो है मध्यमान प्रमेय, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए तो बेटा चलिए, अब हम लोग इस लेक्चर के सेकंड और लास्ट वाले पोर्शन पे पहुंच चुके हैं, और हम लोग देख पा रहे हैं कि मध्यमान प्रमेय हमें देखना है। ये रोले के थ्योरम का जो का तो इसमें लिखा हुआ है पोर्शन, तो इसको मैं जानबूझ के छोड़ा था, क्योंकि यहाँ तक का पूरा काम तो ये सेम ही रहेगा, नीचे की चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है ना। इसको दोबारा से फिर लिखेंगे जब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। देखो जो ऊपर लिखा है वो एनसीईआरटी की पूरी प्रॉपर लैंग्वेज है जो उसने बनाई है। फिर से मैं क्या करूँगा, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को मैं डिकोड करूँगा, अपनी भाषा में लिखूंगा इसको, ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में ईजी रहे। तो पहली जो 2 लाइनें हैं वो रोले की थ्योरम और मध्यमान थ्योरम में सेम है ना, मध्यमान प्रमेय और दोनों में सेम है कि कोई भी फंक्शन है इंटरवल ए बी से रियल नंबर्स के अंदर, जिसको हम कहेंगे, सीधी बात है, वास्तविक मान फलन हम लोग उसको कह देंगे, ठीक है ना। और कहां पर डिफाइन है, कहां पर परिभाषित है, ए कोमा बी क्लोज इंटरवल ए बी में ये डिफाइन है। और कैसे डिफाइन है कि
क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर तो ये सतत है, देख लो मैंने पहले लिखा हुआ है, रोले में भी यही था, है ना, रोले में भी यही था। और मेरे भाई ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है। ओपन इंटरवल में क्यों डिफरेंशिएबल है? क्योंकि आपको पता है एंड पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक कर सकते। फलन के एंड पॉइंट पर ग्राफ बनाएंगे तो एंड पॉइंट पर हम स्पर्शरेखा बना ही नहीं सकते, है ना, तो हम लोग कहेंगे इसको ये अवकलनीय है। फिर उसके बाद में डायरेक्ट उसने ये कहा है तब अंतराल ए बी के अंदर, ओपन इंटरवल ए बी में हमें एक सी ऐसा मिलता है कि जिसका वैल्यू जो है, जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगी, ठीक है ना। तो यहां पर हम ये लिखते हैं तब एक वैल्यू सी कहां से क्लोज ओपन इंटरवल ए बी से मिलती है ना, से मिलती है इस प्रकार, किस प्रकार कि जो एफ डैश सी होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। मेरे भाई एक बात सुनो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर वहां तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होता था। ये मैं आपको बताऊं कि जो रोले की थ्योरम है ना, रोले की थ्योरम का एक्सटेंशन पार्ट ये है, मतलब ये रोले की थ्योरम को भी अपने अंदर रखता है, क्योंकि रोले की थ्योरम में एफ डैश सी की वैल्यू को हम जीरो कैलकुलेट करके चलते थे। अगर मैं यहां पर इसमें जीरो रख दूं, आप फील करो, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू हम जीरो लेके चलें तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये कहने की बात यह है कि अगर हम इसको एफ डैश सी को जीरो कैलकुलेट करके लेके चले, है ना, तो ये रोले की थ्योरम ही बन जाएगी, है ना, और वो कंडीशन भी आ जाएगी जो थर्ड वाली इसमें से मिसिंग है, देख लो, ठीक है। तो अब पहले से थोड़ा सा मीनिंग इसका ग्राफ में देख लो क्या है। तो सपोज कर लो हमारे पास एक्स एक्सिस पर कोई दो पॉइंट्स हैं ए कोमा बी, दूर ले लें तो ग्राफ थोड़ा ठीक बन जाएगा, ठीक है। और इस ए कोमा बी के बीच में हम लोग फंक्शन का ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है ना, ए कोमा बी के बीच में फंक्शन का ग्राफ ले रहे हैं। ऐसा ले लेते हैं, क्या लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ इस तरीके से लेते हैं, जहां पर इस वाले पॉइंट को हम लोग कह लेते हैं दिस इज अ पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा बी। अब अगर आप ध्यान दें यहां पर ए के कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सीधी सी बात है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू एफ ए, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो जब x की वैल्यू a भरेंगे तो यहाँ एफ ए मिल जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कहना कि यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एफ ऑफ बी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से x एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो a और यहाँ पर y एक्स पे कितनी दूरी है एफ ऑफ ए, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएंगे a एफ ऑफ ए, यहाँ पर आ जाएंगे b और कोमा एफ ऑफ बी हमें मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस मतलब देखो मैं पेन मेरी चौक उठ नहीं रही है, कहीं से भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रखा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल मतलब इन पॉइंट्स को छोड़ करके ये अवकलनीय है, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे अवकलनीय नहीं होता, इसलिए हमने इसको यहां पर उसने खुद ही कहा है कि ओपन इंटरवल में ये अवकलनीय है। देखो ओपन इंटरवल में ये अवकलनीय है। तब हमें कहीं ना कहीं इसमें एक पॉइंट सी ऐसा मिलता है, एनीवेयर एक पॉइंट सी ऐसा मिलता है जिसमें एफ डैश सी जो हो जाएगी, एफ डैश सी क्या होगा, फिर से मैं वही कहूंगा, एफ डैश सी इज व्हाट, एफ डैश सी है एक्स सी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कह लो या फिर ढाल कह लो, बात एक ही है ना, ढाल कह लो, ठीक है। उस ढाल की वैल्यू जो है वो आएगी एफ ऑफ, ये जो दे रखी है उसने, है ना आपके पास में, वो क्या आएगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अच्छा एक लाइन देखो आप इसके अंदर, आप एक लाइन देखो जिसको हम
सेकंड कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं इसको। मैंने मिला दिया ए कोमा बी को। आप अगर यहां पे मैं लिखूं, यहां पर मैं थोड़ी जगह निकाल के लिखूं, आप ए बी, जो रेखा ए बी है, रेखा ए बी का ढाल निकालो, ए बी का ढाल निकालो। कोई ढाल निकाल सकता है? बिल्कुल निकल जाएगा। दो बिंदुओं वाले, अगर दो बिंदु पता होते हैं तो ढाल निकालना बड़ा आसान है। y2 माइनस y1 एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बिल्कुल ठीक बात है। तो कहने की बात ये हो गई, कहने की बात ये हो गई कि बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो बराबर होगा रेखा ए बी के ढाल के। मतलब अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, नंबर 1 नंबर 2, तो हमें इस ग्राफ पे 100% एक पॉइंट सी मिलेगा जिस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के समांतर होगी। क्योंकि अगर दो रेखाओं की ढाल इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो सीधी सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं यहां इस इंटरवल के अंदर हमें 100% एक पॉइंट ऐसा सी मिलेगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल इस ए बी, इस ग्राफ के इन पॉइंट्स को, यानी कि जो अंतराल वाले पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा के ढाल के बराबर होगा। ये मध्यमान प्रमेय कहती है, मीन वैल्यू थ्योरम कहती है। मैंने डिकोड करके इसको उधर लिख दिया है। अब एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा, फिर हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो भैया देखो, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको जरा नोट कर लें कहीं पे, ठीक है ना। तो भाई देखो, एक एग्जांपल आप अपनी किताबों में देखें, एक एग्जांपल आप अपनी किताबों देखें। देखो इस डेफिनेशन का तो कोई मतलब नहीं रहेगा जब हमने ये बातें निकाल ली। तो इस डेफिनेशन को मैं यहां से हटा रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी थी, ठीक है ना। तो इसमें मैं हटा रहा हूं और अब मैं 43 एग्जांपल की तरफ बढ़ रहा हूं। जो 43 एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 43 है मेरे बेटे, 43 है, ठीक है ना। कौन सा एग्जांपल है? 43 है। उसमें एक फंक्शन दिया गया है। अब पहले दिया उसने अंतराल, क्या दिया है? अंतराल। क्या दिया है बेटा? अंतराल 2,4, अंतराल 2,4 में एक फलन डिफाइन किया है इसने, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए मध्यमान को सत्यापित करो। मतलब हमें क्या करना है? मध्यमान, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मीन वैल्यू थ्योरम को सत्यापित करो, ये उसने कहा है, सत्यापित करो। तो देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आप लिखेंगे ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस वाली लाइन को हम कैसे लिखेंगे? मैंने पहले भी 43, 42 एग्जांपल में बताया है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 2,4 क्लोज इंटर 2,4 में परिभाषित है, परिभाषित है, तभी तो बात बनेगी, ठीक है नहीं। परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित, ऐसे लिखा है में इस प्रकार परिभाषित है, परिभाषित है कि पहली कंडीशन देखते हैं, क्या ये फंक्शन जो fx है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो बहुपदीय फलन है। कैसा फलन है? बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर, x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है मेरे बेटे। तो x के सभी मानों के लिए जब कॉन्टिन्यूअस है तो सीधी बात है क्लोज इंटरवल 2,4 में संतत है, सीधी बात है, संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है कि fx जो है, जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या इसमें कॉन्टिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल है? मतलब सॉरी, ये जो बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, ओपन इंटरवल 2,4 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। लेकिन हमने लिख तो दिया, चेक तो करें अपने आप को। उसको चेक करने का तरीका क्या है? आप सीधी बात है fx को उठा लोगे और इसको आप f' x निकाल लोगे, डिफरेंशिएशन कर लोगे, 2x आ जाएगा।
और इस बीच में से, इसके बीच में से कोई भी वैल्यू रख लो, जैसे मैंने रख ली इसके बीच में से मैंने 3/2 वैल्यू रख ली, 1.5, तो देखो 2 × 3/2 तब 3 आ जाएगा, तो फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो सीधी बात है, इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठाओगे उसके लिए हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ये अवकलनीय भी है, डिफरेंशिएबल भी ये है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर सेकंड भी पास हो गई। तब हम लोग एक सी लेके चलेंगे, कहां से, ओपन इंटरवल किसमें से बेटा, 2,4 में से, के लिए किस तरीके से कि एफ डैश सी का जो मान है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। अब आप एक बात सुनो, पहले आप निकालो एफ डैश सी, तो आप क्या करोगे, पहले आप एफ डैश एक्स निकाल लोगे। एफ डैश एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो 2x कितना आ जाएगा, 2x मैंने अभी करा था। यहां से आप एफ डैश सी निकाल लोगे, यानी कि 2c आ जाएगा। फिर इस कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए। एफ ऑफ ए का मतलब व्हाट इज ए का मतलब इंटरवल का पहला पॉइंट 2 और वो हो जाएगा 4। ठीक है ना भाई, आप देख लो ना भाई, एफ एक्स कितना है, यहां लिख लो, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो उस हिसाब से एफ ऑफ 2 जो है वो हमारा 4 हो जाएगा, एंड एफ ऑफ 4 जो है वो हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, देख लो, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज इस वाले में रख देंगे, उठा के देख, इस वाले में रख देंगे कि 2c बराबर एफ बी का मतलब 16 माइनस, है ना, 16 माइनस, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, तब इसे लिखना पड़ेगा ना, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। हमें दिखाना है बस कि जो सी आएगा वो इसमें से ही आएगा, ये दिखाना है बस हमें। तो इसकी वैल्यू हमें 2c प्राप्त हुई है, इसकी वैल्यू हमें 16 प्राप्त हुई है, इसकी वैल्यू हमें 4 प्राप्त हुई है, अपॉन बी हमें पता है कि 4 है, ये हमें पता है 2 है, तो 2c इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा कितना बेटा, 12/2, है ना, या कट जाएगा 6, और c का वैल्यू आ जाएगा 3। अब आप देखो जो 3 है 100% वो 2 और 4 में से ही आया, इंटरवल 2 और 4 में से ही आया, इंटरवल 2 और 4 में से ही आया, 2 और 4 कहीं यहाँ होगा तो 3 तो बीच में ही होगा ना, 3 तो बीच में ही होगा ना। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, हमने मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम को हमने सत्यापित कर दिया। तो एक लाइन लिख देंगे, अतः मीन वैल्यू थ्योरम मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई, आप इस तरीके से कह देंगे। तो बेटा ये दो जितने भी मैंने पहले एक डब्बा इधर बना था उसको नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से, और इस वाले डब्बे को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, तो आपको इजीली क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो कुछ क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन आ ही रहा है नेक्स्ट लेक्चर में, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद।